सुबह सुबह अनु पलंग से उठ बैठी। आज उसका अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम था। रात में उसकी सास विभा ने छोले बनाकर फ्रिज में रख दिए थे। सुबह जल्दी उठकर वे उसके लिए पूरी बनाने वाली थी। अनु ने आंखें बंद की और भगवान को धन्यवाद दिया कि उसे इतना अच्छा घर मिला है। अनु की माँ नहीं थी, हालांकि पापा ने उसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया, फिर भी उसके मन में माँ के ममत्व की चाह सदैव बनी रही। शादी के बाद उसकी चाह पूरी हो गई। अनु ने रसोई घर में जाकर 2 कप कॉफी बनाई। मम्मी उठी, मुझे देर हो जाएगी। जो ही उसने प्यार से विभा की बाह पर हाथ रखा, वो कांप गई। माँ का बदन तेज बुखार में तप रहा था। अनु ने उनका माथा छुआ और तेजी से अपने बेडरूम में आ गई। अभय को झिझोड़ते हुए वो बोली, अभय उठो, देखो माँ को कितना तेज बुखार है। अभय तुरंत उठकर मम्मी के कमरे में चल दिया। अनु ने अपनी सहेली माया को फोन किया और बोली, हेलो माया, सॉरी मैं आज बाहर नहीं आ पाऊंगी, मेरी सासू माँ की तबीयत खराब है। अरे यह क्या कह रही हो तुम, सब तैयार है और एन वक्त पर तुमने कार्यक्रम कैंसिल कर रही हो। आज संडे है, अभय तो घर पर ही रहेंगे ना, वो अपनी मम्मी की देखभाल कर लेंगे। माया ने कहा, तुम ठीक कह रही हो माया, पर माँ को बीमार छोड़कर मैं घूमने नहीं जाऊंगी। प्लीज अनु, ज्यादा आदर्शवादी मत बनो, सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। माया ने खींचकर कहा, सॉरी माया, फिर कभी सही, कहकर अनु ने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद माँ भी जाग गई। वो उठने को हुई तो अनु बोली, मम्मी जी लेटी रहिए। उसकी बात को अनसुना कर छीड़ सी आवाज में बोली, अभी तक तैयार भी नहीं हुई हो, चलो मैं पूरी बना दूं। मम्मी जी आप आराम कीजिए, मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद अब है डॉक्टर को बुला लाएंगे, तब तक आप गर्म चाय के साथ बिस्किट ले लीजिए। लेकिन अनु, ओह मम्मी, पिकनिक आपकी तबीयत से ज्यादा जरूरी है क्या? अनु ने कहा। उसने देखा अभय बड़े प्यार से उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए। विभा जी को वायरल था। 2 दिन तक बुखार कभी कम तो कभी ज्यादा होता रहा। अनु ने ऑफिस से हफ्ते भर की छुट्टी ले ली। इस बीच उसने विभा जी की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। तीसरे दिन दोपहर में खाना खाकर वे सो गई। अनु बरामदे में बैठी मैगजीन पढ़ रही थी। तभी उसकी सहेलियां माया और आभा आ गई। अरे तुम लोग, मुस्कुराते हुए अनु ने उनका स्वागत किया। माया बोली, हमने सोचा तुझे तो अपनी सासू माँ की सेवा से फुर्सत ही नहीं है, हम ही मिल आए। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ अनु, अच्छा भला प्रोग्राम चौपट करवा दिया। आभा ने शिकायती लहजे में कहा, क्या तुम लोग भी नहीं गए? अनु ने हैरानी से उनकी ओर देखा। अकेले क्या खाक एंजॉय करते, तेरे बिना मजा भी तो नहीं आता। आभा नाराजगी स्वर में बोली, जो बीत गया उसे छोड़ अनु, पर हम तुझे ये समझाने आए हैं कि इतना आदर्शवादी होना ठीक नहीं है। सास की जरा सी भी तबीयत खराब हो गई और तूने पिकनिक कैंसिल कर दिया। फ्रेंड्स की बातें सुनकर अनु ने कहा, माया किसी बात कर रही हो, माँ जी का ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? सच में तो भूल तुम लोगों की भी नहीं है। बचपन से ही लड़की के मन में सास की असंवेदनशील नारी की इमेज होती है, और पूर्वाग्रहग्रस्त लड़की जब ससुराल में कदम रखती है तो सास से दूरी बनाकर रखती है। मैंने बचपन में ही अपनी मम्मी को खो दिया था। मन में आस थी कि अपनी सास से माँ का प्यार मिलेगा, और मम्मी जी ने भी मेरी इस आस को पूरा कर दिया। मैं तो यही जानती हूँ कि निस्वार्थ भाव से प्यार दोगे तो प्यार जरूर मिलेगा। मम्मी जी ने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख सहे हैं। तुम लोग कभी उनकी डायरी पढ़ो तो तुम्हें एहसास होगा। तुम्हारी सासू माँ डायरी लिखती हैं, हमें भी दिखाओ, आभा ने कहा। अनु रूम में से एक डायरी उठा लाई और अपनी सहेलियों को देते हुए बोली, तुम लोग डायरी पढ़ो, तब तक मैं बढ़िया सा नाश्ता बनाती हूँ। माया और आभा विभा की जीवन गाथा पढ़ने बैठ गई। मैं विभा वर्मा प्रेम विवाह को सुख की गारंटी समझ बैठी थी, पर मेरे पति अजीत का मन किसी मरुभूमि की तरह था, जिसमें प्यार के कोपले खेल ही नहीं पाई। विवाह को 8 महीने बीते ही होंगे कि हम दोनों में टकराव की स्थिति पैदा होने लगी। उनके उग्र और शक्ति स्वभाव के कारण आए दिन घर में तनाव रहता। मैं पब्लिक स्कूल में सोशल साइंस की शिक्षिका थी। स्कूल से घर लौटने में थोड़ी भी देर हो जाती तो मैं सवालों के कटघरे में खड़ी कर दी जाती। मैं जितनी संवेदनशील थी वो उतने ही भाव शून्य थे। अभय के जन्म के बाद मुझे लगा था स्थिति में सुधार होगा, लेकिन यह आशा भी छलावा थी। घर के झगड़ों का असर धीरे धीरे अभय पर पड़ने लगा था। वह अधिकांश समय सहमा सा रहता था। दूसरे सामान्य बच्चों की तरह ना तो शोर मचाता, ना ही खेलकूद में अधिक रुचि लेता। समय बीतता गया और हमारे बीच की दूरी उस समय एक गहरी खाई में बदल गई, जब मुझे पता चला कि उनकी जिंदगी में कोई दूसरी महिला है। स्वाति अजीत के ऑफिस में काम करती थी। पहले पहल एक पार्टी में उसे देखा था। जिस अधिकार से उसने अजीत को थामा था, वह बात मेरे मन को खटकी थी, पर अजीत के प्रति अविश्वास नहीं उपजा था। हाँ, अब मुझे समझ में आया क्यों वह बेवजह मुझ पर शक करते थे। उनके मन में एक गिल्ट थी जो उन्हें कचोटती रहती थी। एक दिन अपनी एक साथी शिक्षिका के साथ मैं शॉपिंग कर रही थी कि सामने से आ रहे अजीत पर मेरी निगाह पड़ गई। उनकी बाह साथ में चल रही स्वाति के कमर में थी। उस रात हम दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। कितनी बेशर्मी से उन्होंने स्वीकारा था कि वो मुझे छोड़ सकते थे, किंतु स्वाति को नहीं। जल्दी हमने तलाक ले लिया। मैं अभय पर अपना कानूनी हक चाहती थी, जिसके लिए अजीत तैयार हो गए। वो मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दौर था। लोगों की सवालिया नजरें दूर तक मेरा पीछा करती। कभी मैं हमारे असुरक्षित भविष्य की चिंता में घुलती और कभी अपने 6 वर्ष के बेटे अभय की परवरिश की। वह अपने पापा को याद करके रोता तो उसे संभालना बेहद कठिन हो जाता था। तरह तरह के झूठे आश्वासनों से मैं उसे शांत कर पाती थी,
उस समय मुझे किसी अपने की आवश्यकता थी, अतः मैंने अपनी माँ को अपने पास बुला लिया। 1 वर्ष पूर्व पिताजी का निधन हुआ था, तब से वह अकेली ही थी। माँ के आने से मुझे काफी राहत मिली। अभय के सब कामों का दायित्व उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था। अभय भी नानी के आने से खुश था। देखते ही देखते 1 वर्ष बीत गया। जीवन एक बार फिर पटरी पर आ गया। एक दिन स्कूल से घर लौटी तो माँ को बिस्तर पर लेटे देखा। उनके पैर में प्लास्टर था। मैं परेशान हो उठी। माँ, ये कैसे हो गया? क्या बताऊं, राशन लाने मार्केट गई थी, रास्ते में रिक्शा पलट गई। वो तो अच्छा हुआ भगवान ने मदद के लिए मनोज को भेज दिया, वरना पता नहीं क्या होता। माँ कुछ छीन स्वर में बोली, तुम भी कमाल करती हो माँ, तुमने किसने कहा था अकेले मार्केट जाने के लिए? तभी मेरे सहकर्मी मनोज कमरे में आए। उन्होंने मेज पर दवाइयाँ और फल रखे और बोले, इत्तेफाक से आज छुट्टी पर था, मार्केट घूमने निकला था, तभी मेरी आंखों के सामने ही माँ जी का ऑटो पलट गया। मनोज ने मदद की विभा सहारा देकर डॉक्टर के पास ले गया, एक्सरे करवाया, प्लास्टर चढ़ाया और अब सारी दवाइयाँ लाया है। कैसी बातें कर रही हैं माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हैं। मैंने मनोज का दिल से आभार प्रकट किया। मनोज और मैं एक ही स्कूल में पढ़ाते थे। उस दिन के बाद से वो अक्सर माँ को देखने घर आने लगे थे। धीरे धीरे उनकी औपचारिकता समाप्त होने लगी। माँ भी काफी खुल गई थी। मनोज जब भी आते घर का वातावरण खुशगवार हो उठा। धीरे धीरे आत्मीयता बढ़ रही थी। बातें करते करते मनोज का यकायक खामोश हो जाना और मेरी ओर खोई खोई दृष्टि से देखना मुझे कहीं भीतर तक छू जाता था। उन नजरों का मतलब समझकर भी मैं समझना नहीं चाहती थी। एक दिन माँ अभय को गार्डन में घुमाने ले गई थी। एकांत के उन क्षणों में मनोज ने मेरे समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। मैं हैरान रह गई। सोच समझकर संयत स्वर में जवाब दिया था, दूसरे विवाह के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। यूं भी आप अविवाहित हैं और मैं एक बेटे की माँ, ऐसा कैसे संभव है? अविवाहित हूँ तो क्या, तुमसे 3 साल बड़ा भी तो हूँ। मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम अच्छी तरह सोच लो फिर जवाब देना। रात में मैंने माँ को बताया। वह उत्साहित हो उठी। आभा, सच कहूँ मेरे दिल में भी कई बार यह ख्याल आया, पर तुम्हारी नाराजगी के डर से मैं चुप रही। मनोज शक्ल सूरत में साधारण है तो क्या, स्वभाव से हंसमुख है और हर तरह से तुम्हारे लायक है। कैसी बातें कर रही हो माँ, मैं एक बेटे की माँ हूँ। माँ के साथ साथ तुम एक स्त्री भी हो, यह मत भूलो। पहाड़ से जिंदगी अकेले कैसे काटोगी? कुछ ही सालों में अभय बड़ा हो जाएगा, उसकी अपनी दुनिया होगी, तब तुम अकेली पड़ जाओगी। उस समय तुम्हारे अपने फैसले पर पछतावा होगा। शादी के बाद अभय तुम्हारे पास ही रहेगा, दूर थोड़े ही चले जाएगा। बहुत देर तक माँ मुझे समझाती रही थी। माँ तो सो गई, किंतु मेरे मन में विचारों का तूफान उठने लगा। सच्ची तो कहती है माँ, अजीत ने दूसरा विवाह कर लिया, जिंदगी की सभी खुशियां उसे हासिल है और मेरे हिस्से में क्या आया? बेबसी, घुटन और अभय को पालने का कर्तव्य। मेरी अंतरात्मा ने मुझे धिक्कारा। यह कर्तव्य भी तो मैंने स्वेच्छा से ही हासिल किया है। यदि अजीत अभय को अपने साथ ले जाते तो? इस कल्पना से मेरा हृदय तड़प उठा और मैंने पास लेटे अभय को कसकर खुद से सटा लिया। मैं तो जी ही नहीं पाती उसके बगैर। मनोज हर तीसरे चौथे दिन घर आते थे, लेकिन मैं रोज ही उनकी प्रतीक्षा करती थी। मेरी सहमति पाकर मनोज उत्साहित हो उठे। मेरा मन फिर से सुखमय भविष्य के सपने बुनने लगा। इन पलों के बीच में भूल ही गई थी कि अभय उपेक्षित हो रहा था। कहाँ तो वो अपनी क्लास में हमेशा प्रथम आता था और कहाँ अब उसके दो दो विषयों में लाल निशान थे। होमवर्क भी अक्सर पूरा नहीं हो पाता था। उसमें असुरक्षा की भावना भर रही थी। वह चिड़चिड़ा होता जा रहा था। नए बन रहे रिश्तों की उष्णता ने मेरी दृष्टि को धुंधला कर दिया था। एक दिन मनोज के साथ बाहर घूमने का कार्यक्रम था। मैं तैयार हो रही थी, तभी रुआसा सा अभय मेरे पास आया। आंखों में उमड़ आए आंसुओं को पीते हुए बोला, मम्मा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं काम से जा रही हूँ बेटा, तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट लाऊंगी। तुम तब तक नानी के पास बैठकर पढ़ो। नहीं पढ़ना मुझे और चॉकलेट भी नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हारे साथ चलूंगा मम्मा। गुस्से के आवेग में वो पैर पटक कर चिल्लाया। फिर ना जाने क्या हुआ, मेरे पल्ला पकड़कर फुट फुट कर रो पड़ा। मैं कर्तव्य विमूढ़ सी खड़ी रह गई। उसका इस तरह का व्यवहार मेरे लिए अप्रत्याशित था। मैंने प्यार से उसके बालों पर हाथ फिराया और बोला, अच्छा रोना बंद करो और तैयार हो जाओ। मुझे लगा अभय को साथ ले जाना अच्छा रहेगा। धीरे धीरे वह मनोज के साथ सहज महसूस करने लगेगा। किंतु जैसा सोचा वैसा कुछ भी ना हुआ। मनोज चुप्पी साधे बैठे रहे। रेस्टोरेंट में कॉफी पीने बैठे तो मैंने टोका, इतना खामोश रहना था तो आए ही क्यों थे? और कुछ क्षण मुझे देखते रहे और बोले, अब तुम ही बताओ इसके सामने क्या बोलूं? इसे साथ लाने की क्या जरूरत थी? सुनकर मेरे मन को धक्का लगा। वह चाहते तो उस दिन उसके और अपने बीच की दूरी को कुछ कम कर सकते थे। कई बार उसे कह चुकी थी उनका अभय के साथ घुलना मिलना जरूरी था, तभी वह उन्हें पापा के रूप में स्वीकार करेगा। उसके अगले रविवार को मनोज आए और बोले, विभा जल्दी से तैयार हो जाओ, तब तक मैं अभय को घुमा लाता हूँ, अन्यथा यह भी हमारे पीछे लगेगा। मनोज के आखिरी शब्द मेरे दिल को बींध गए। जबरन ठेल कर ही भेजा था मैंने अभय को, वह तो जाना नहीं चाहता था। रात में मनोज के साथ खाना खाकर लौटी तो माँ ने बताया कि अभय जब से लौटा है ना तो कुछ भी बात कर रहा है और ना ही खाना खाया है। मैंने सोचा मेरे अकेले बाहर चले जाने की वजह से मुझसे गुस्सा होगा, इसीलिए उसे मनाने के लिए मैं उसके पास लेटी, लेकिन वो उठ गया और माँ के पास जाकर लेट गया। कोई और समय होता तो मैं उसे मनाकर ही दम लेती, किंतु उस दिन मैं ऐसा कुछ भी न कर पाई। एक अजीब सा अपराध बोध मन को घेरे हुए था, जिसे चाहकर भी खुद को मुक्त नहीं कर पा रही थी।
अगले दिन स्कूल की प्रिंसिपल मेहता जी ने मुझे बुलवाया। मेरे पहुंचते ही उन्होंने प्रश्न ताक दिया। आजकल अभय को क्या होता जा रहा है? विभा, उसे क्या हुआ है सर? कुछ भी तो नहीं। मेहता जी गौर से मुझे देखते हुए बोले, दो दो सब्जेक्ट में फेल है वो, और तुम कह रही हो कुछ भी नहीं हुआ? स्कूल के सबसे होनहार विद्यार्थियों में उसका नाम गिना जाता था। उसका व्यवहार भी असामान्य होता जा रहा है। उसकी क्लास टीचर का कहना है क्लास में या तो गुमसुम रहता है या बेवजह दोस्तों से झगड़ा करने लगता है। मुझे लगता है उसके मन में कोई बात है जो वो खुलकर कह नहीं पा रहा है, कोई गांठ है जो बड़ी होती जा रही है। देखो बेटा, मैं यह बात एक प्रिंसिपल की हैसियत से नहीं, एक बुजुर्ग की हैसियत से कह रहा हूँ। वो बच्चे स्वयं को अधूरा और असुरक्षित महसूस करते हैं, जिन्हें जीवन में माँ और पिता दोनों का प्यार नसीब नहीं होता है। अभय के सिर पर भी उसके पिता का हाथ नहीं है। ऐसे में तुम्हारा दायित्व दुगना हो जाता है। तुम्हें उसके मन को समझना होगा। विभा, बच्चों को पालना, पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाना एक तपस्या है, जिसमें अपनी बहुत सी इच्छाओं की आहुति देनी पड़ती है, तभी तपस्या फलित होती है। मेहता जी ने मेरे सोए हुए विवेक को जगा दिया। स्कूल में सारा दिन मैं बेचैन रही। शाम को मैंने उसे नए कपड़े पहनाकर तैयार किया तो वो बोला, मम्मा हम घूमने जा रहे हैं। हाँ बेटा। क्या, मनोज अंकल के साथ? उसने शंका भरे शब्दों में पूछा। नहीं, बस मैं और तुम और नानी, ठीक है ना? वह कुछ आश्वस्त हुआ। मॉल में आइसक्रीम खाकर और गेम्स खेलकर हम घर लौटे। रात में उसके पास लेटी तो उसे खुश देख पूछ बैठी, अच्छा अभय, उस दिन तुम मनोज अंकल के साथ घूमने गए थे, तब तुम दोनों ने क्या क्या खाया था? अभय के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने फिर कुरेदा, बेटा मनोज अंकल तुम्हें कैसे लगते हैं? मेरा हाथ झटक अभय खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों झलक रहे थे। वो बोला, मम्मी मनोज अंकल कह रहे थे तुम उनसे शादी कर रही हो, मगर मम्मी मैं हॉस्टल में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हॉस्टल? तुमसे किसने कहा तुम हॉस्टल में रहोगे? इस नई बात ने मुझे अचंभित कर दिया। अंकल ने उस दिन कहा था कि हॉस्टल बहुत अच्छी जगह होती है, हम तुम्हें वहीं रखेंगे। पापा तो छोड़कर चले ही गए, अब तुम भी चली जाओ। मगर मैं वहां नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा नानी के पास। मेरा चेहरा फक पड़ गया। अगले दिन मनोज आए तो मैं उत्तेजित होकर बोली, तुमने अभय से कहा था कि उसे हॉस्टल में रहना होगा। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम मेरे बच्चे को दूर करने की सोच रहे हो। जानते हो अभय इन दिनों स्वयं को कितना असुरक्षित महसूस करने लगा है। कहते कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मनोज ने एक गहरी दृष्टि मुझ पर डाली, शांत स्वर में बोले, उत्तेजित मत हो विभा, ठंडे दिमाग से सोचो। शादी के शुरुआती दिनों में पति पत्नी के बीच कोई तीसरा हो तो कभी उनमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। अभय साथ रहेगा तो तुम्हारा ध्यान बटा रहेगा, तुम उसमें और मुझ में सामंजस्य बिठाने में लगी रहोगी। इस प्रयास में हमारा रिश्ता प्रभावित होगा, जो मैं सहन नहीं कर सकता। तो तुम क्या चाहते हो, अपनी ममता को तुम्हारी उमंगों पर कुर्बान कर दूं? मैं इतनी स्वार्थी नहीं कि अपने सुख के लिए अपने बच्चे को अपने से दूर कर दूं। मेरी बातों से मनोज का मूड खराब हो चुका था। गुस्से में वो बोले, तुम्हें अपने लिए पति की नहीं बल्कि अपने बच्चे के लिए पिता की आवश्यकता है। मेरा पति भी वही इंसान बन सकता है जो मेरे बेटे को बाप का प्यार दे सके, उसे घर से दूर करने की ना सोचे। पहले ही तुम्हारे मनोभाव का पता चल जाता तो मैं कभी इस राह पर आगे न बढ़ती। मनोज उठकर चले गए। तब मैंने देखा दरवाजे की आड़ में अभय खड़ा था। उसे अपने गले से लगाकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मम्मा मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, हमेशा कहना मानूंगा। रुंधी आवाज में कहे उसके शब्दों ने मेरी आत्मा तक को झकझोर दिया। माँ मेरे नजदीक आ बैठी, उनके कंधे पर सिर रख मैं बोली, तुम बताओ माँ, अजीत तो छोड़कर चला ही गया, अब क्या अपनी ममता से भी इसे महरूम कर दूं? तुमने बिल्कुल ठीक किया। ऐसा पत्थर दिल इंसान तुम्हें भी खुश नहीं रख सकता था। इसके बाद मैंने अपने जीवन की पुस्तक से मनोज का अध्याय निकाल फेंका। भविष्य में फिर कभी भी भटकाव की स्थिति पैदा नहीं हुई। अब जीवन में एक ही उद्देश्य था, अभय को उच्च शिक्षा दिलाकर एक अच्छा इंसान बनाना। समय आगे बढ़ता रहा और अपनी मेहनत और लगन से एक दिन वह दिन भी आ गया जब अभय सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। उसे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी मिल गई। अनु अभय के साथ उसी कंपनी में नौकरी करती थी। मुझे पता चला वे दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, तो मैंने उन्हें प्रणय बंध में बांधने में देरी नहीं की। चांद सी सुंदर बहू घर में आ गई थी। आज सुबह मैंने सुना अभय अनु से कह रहा था, मैं 6 वर्ष का था जब पापा हमें छोड़कर चले गए। मम्मी ने सारा जीवन संघर्ष किया है अनु, आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी तपस्या का प्रतिफल हूँ। यदि तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो मुझे एक वचन दो, मम्मी का सदैव ख्याल रखोगी, उन्हें कभी अकेलेपन की त्रासदी न झेलनी पड़े। खुशी से मेरी आंखों में आंसू बह निकले। आज मेरी तपस्या फलित हो गई है। डायरी समाप्त हो चुकी थी। माया आभा खामोश बैठी अपने विचारों में तल्लीन थी। तभी नाश्ता लिए अनु कमरे में आई। क्या तुम दोनों ने डायरी पढ़ ली? माया बोली, हाँ अनु, तुमने सच ही कहा था। अपने पूर्वाग्रह के पैमाने से ही हम रिश्तों को मापने लगते हैं। अब हमें एहसास हो रहा है कि रिश्तों के प्रति हमारा नजरिया कितना संकुचित था। सच में तुम्हारी सासू माँ और उनकी तपस्या पूजनीय है। अनु का चेहरा सहेलियों की बातें सुनकर खुशी से खिल उठा। उसे लगा अगर प्रत्येक इंसान इसी तरह अपने दृष्टिकोण को बदलकर रिश्तों को आत्मीयता से अपना ले तो जीवन कितना आनंदपूर्ण और सहज हो जाएगा। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।